This is 7th lecture on physics from NCERT part 1 for class 12th students. In last 6 lectures, we had discussed few sections from first chapter, introduction, then electric charges, then meaning of conductors, insulators, and some fundamental properties of electric charges like additivity of charge, conservation of charge, and quantization of charge. Apart from this, we discussed the phenomena of charging by induction, charging by rubbing, and a short brief discussion on unification of electricity and magnetism and how a gold leaf electroscope works. Now, after discussing all this, we are moving towards the topic. See, in the previous lecture, we finished it at this paragraph, and now we have to start from here. In the international system SI of units, a unit of charge is called a coulomb and is denoted by the symbol C, capital C. A coulomb is defined in terms the unit of the electric current, which you are going to learn in a subsequent chapter. देखिए कह रहे हैं कि चार्ज की SI यूनिट कूलाम है, कूलाम साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऑनर में रखा गया है, कैपिटल C से इसको हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है, और एक कूलाम को वन कूलाम, अ कूलाम देखिए लिखा अ कूलाम इज डिफाइंड, यानी एक कूलाम को डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको मैंने पहले भी बताया क्लास 11th के डिस्कशन में, 11th के फर्स्ट चैप्टर में, कि चार्ज फंडामेंटल यूनिट नहीं होती है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल यूनिट होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसलिए चार्ज को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम, दोनों ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन दोनों के टर्म्स में कूलाम को डिफाइन किया गया है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो चार्ज यानी कूलाम डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि सेकंड इज इक्वल टू एम्पियर होगा। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड होगा। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड, यानी किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू 1 सेकंड में यदि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर जाए तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो किया उस क्रॉस सेक्शन से ध्यान दीजिएगा, वो 1 कूलाम के बराबर होगा। तो यही बात यहाँ कही जा रही कि आगे के सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में ये फिर से आएगा, बताया जाएगा, जो मैंने अभी भी बताया आपको। इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन 1 कूलाम, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन 1 कूलाम इज द चार्ज flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. See chapter 2 of class 11th physics textbook part 1. In this system, the value of the basic unit of charge is E is equal to 1.602192 into 10 to the power minus 19 coulomb. Thus, there are about 6 into 10 to the power 18 electrons in a charge of coulomb minus 1 coulomb. See, minus 1 क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो माइनस 1 कूलाम इसलिए, यानी कि पॉजिटिव होता तो 1 कूलाम बोलते। माइनस 1 कूलाम पे के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, या आप कह सकते हैं कि 6 into 10 power minus 18 इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टिवली एक साथ ले लें तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? माइनस 1 कूलाम का चार्ज होगा। माइनस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं।
In electrostatics, charges of this large magnitude are seldom encountered, and hence we use smaller units. 1 microcoulomb, mu coulomb पढ़ते हैं इसे, that is equal to 10 to the power minus 6 coulomb, or 1 millicoulomb, that is equal to 10 power minus 3 coulomb. कह रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में 1 कूलाम भी बहुत बड़ा चार्ज है, लार्ज मैग्नीट्यूड है, और शायद ही कभी हम ऐसे इतने ह्यूज, इतने बड़े मैग्नीट्यूड में चार्जेस को डिस्कस करते हैं, डील करते हैं। इसलिए चार्ज को मेजर करने के लिए स्मॉलर यूनिट्स यूज कर रहे हैं हम, माइक्रो कूलाम और मिली कूलाम। यहाँ रिलेशन दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलाम 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम के बराबर होगा, काफी छोटी यूनिट है, और 1 मिली कूलाम 10 पावर माइनस 3 कूलाम के बराबर होगा। ये रिलेटिवली कम छोटी है, बट फिर भी छोटी यूनिट है। If the protons and electrons are the only basic charges in the universe, all the observable charges have to be integral multiples of E. बिल्कुल सही बात है, क्वांटाइजेशन में पीछे बताया मैंने आपको। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि नेचर में सबसे छोटा, बेसिक मीन्स जो सबसे बेस पे एकदम छोटा है, बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे छोटे चार्जेस यदि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ही चार्जेस हैं यूनिवर्स में, तो जितने भी ऑब्जर्वेबल चार्जेस हैं, यानी जो भी चार्जेस हम ऑब्जर्व करते हैं लार्ज मैग्नीट्यूड में, वो जरूर इन सबसे छोटे चार्ज यानी ई जो है इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ उसी बात को कही जा रही है कि ई का इंटीग्रल मल्टीपल, और ई बेसिक चार्ज है, यानी ई से छोटा चार्ज नहीं है, तो ई को मल्टीप्लाई करके ही बड़े चार्जेस बनेंगे, यही बात कही जा रही है। और मल्टीप्लाई हम इंटीजर टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, so on. Thus, if a body contains n1 electrons and n2 protons, the total amount of charge on the body is n2 plus E plus n1 into minus E. बिल्कुल ठीक है। देखिए n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी n1 में अगर E को मल्टीप्लाई कर दें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये जो ऊपर दिया हुआ है, तो ये टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव, टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, नंबर नहीं बोलेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n1 है, और E से मल्टीप्लाई यानी माइनस E से मल्टीप्लाई करें तो वो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा उस बॉडी पे, और n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मल्टीप्लाइड बाई प्लस E करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज करेंगे तो अलजेब्रिकली वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो E कॉमन आ जाता है इन दोनों में से, n2 माइनस n1 यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा, ये टोटल चार्ज उस बॉडी पे होगा। सिंस n1 एंड n2 आर इंटीजर्स, देयर डिफरेंस इज आल्सो एन इंटीजर, ठीक है, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा रिजल्टेंट नंबर। Thus the charge on any body is always an integral multiple of E and can be increased or decreased also in steps of E. ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो ये बात पहले ही बताई जा चुकी है आपको। The step size E is however very small because at the macroscopic level we deal with charges of a few microcoulomb. कह रहे हैं कि ई जो साइज है, स्टेप साइज है, जिस स्टेप में कोई भी चार्ज बढ़ता है या घटता है, वो बहुत ही छोटा है, और क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जो चार्जेस के साथ डील करते हैं वो कुछ माइक्रो कूलाम के चार्जेस होते हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट्स ऑफ ई इज नॉट विजिबल। कह रहे हैं कि इस स्केल पे, यानी कि माइक्रो कूलाम के स्केल पे देखें किसी बड़े मैक्रोस्कोपिक चार्ज को, तो कह रहे हैं कि ई के स्टेप्स में यदि चार्ज बढ़ता है या घटता है तो वो विजिबल नहीं होगा, हम उसे देख के सेंस नहीं कर पाएंगे कि चार्ज बढ़ा या घटा, यही बात यहाँ कही जा रही है। द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज इज लॉस्ट एंड इट अपीयर्स टू बी कॉन्टिन्यूअस। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चार्ज का ग्रेनीनेस, ग्रेनी मीन्स ग्रेन, आप समझ रहे हैं, रूट वर्ड यहाँ पे ग्रेन है, जैसे एक दाना होता है, अगर ढेर सारा चावल रखा है, मान लीजिए चावल के दाने हैं,
तो एक दो दाना यदि बढ़ भी गया, घट भी गया, तो देख के तो आप नहीं बता पाएंगे कि पूरे हीप ऑफ ग्रेन जो है उसमें कितना बढ़ा कितना घटा, वो विजिबल नहीं होगा। यही बात यहाँ चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है। तो ऐसे में चार्ज का टुकड़ों में होने की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट डिसअपियर कर जाती है, हम उसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। यही बात यहाँ कही जा रही है, द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज इज लॉस्ट। लॉस्ट का वो ग्रेनीनेस जो है, जो क्वांटाइज्ड नेचर है, डिस्क्रीट नेचर है, वो लूज कर जाता है और हमें ऐसा लगता है कि पूरा एक का एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज दिखाई देता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर है। This situation can be compared with the geometrical concepts of points and lines. बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आगे डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ज्योमेट्री का रोल यहाँ पे आप समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स कैसे हेल्प करती है चीज़ों को समझने में। तो पॉइंट और लाइन के कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। और a dotted line viewed from a distance appears continuous to us but is not continuous in reality. बिल्कुल सही है। आप एक डॉटेड लाइन बनाएं, मान लीजिए आप अपनी कॉपी पे एक छोटा सा स्ट्रीक ऐसे बनाएं, डैश डैश डैश, एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ढेर सारे डॉट्स 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 बनाएं, बिल्कुल पास पास बनाएं। और थोड़ी दूर जाके आप अपनी कॉपी से देखेंगे तो वो आपको डॉट्स ना दिख के दिखेगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और जैसे जैसे आप पास जाएंगे वैसे वैसे आपको उसका ग्रेनी नेचर यानी डॉटेड है ये समझ में आएगा। तो दूर से देखने में जो चीज़ कॉन्टिन्यूअस दिखती है, बहुत पास से देखने पे हो सकता है वो कॉन्टिन्यूअस ना दिखे और वो डिस्क्रीट फॉर्म में दिखे। तो पॉइंट और लाइन के कॉन्सेप्ट से यही बात समझाई जा रही है। यहाँ आप बिल्कुल ठीक से समझिए कि पॉइंट का अपना कोई डायमेंशन नहीं होता है। एक पॉइंट बनाएंगे, दो पॉइंट दूर बनाएंगे, एक पॉइंट बनाइए उससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट, तो दोनों दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिखते हैं। मगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ढेर सारे स्ट्रेट पॉइंट्स बनाते चले जाइए एक लाइन में, तो बिल्कुल वो एक लाइन की तरह दिखता है, जबकि वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। तो पॉइंट्स से लाइंस जनरेट होती हैं, आप इसको ऐसे समझिए। ढेर सारे पॉइंट्स एक के बगल में एक बना दिए जाएं तो एक लाइन जनरेट होती है। लाइन की अपनी एक लेंथ होती है जबकि पॉइंट की अपनी कोई लेंथ नहीं होती है। यही बात समझाया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे एक डिस्क्रीट टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा मिलके एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम को जनरेट करता है। As many points very close to each other normally give an impression of a continuous line. यही बात लिखी गई यहाँ। Many small charges taken together appear as a continuous charge distribution. अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से यदि आप लाइन बना सकते हैं तो उसी पॉइंट से आप पूरा एक सरफेस बना सकते हैं 2 डायमेंशनल। अगर 1 डायमेंशनल लाइन क्रिएट कर सकते हैं तो ढेर सारे पॉइंट्स को एक सर्कल में अरेंज कर दिया जाए, सर्कुलर लाइन बन जाएगी, कर्व बोलते हैं हम। और उस पूरे सर्किल को ढेर सारे पॉइंट से फिलअप कर दिया है तो पूरा सर्कुलर डिस्क लाइक यानी कि एक प्लेन आप जनरेट कर सकते हैं। एक सर्कल के ऊपर कई सर्कल्स इसी तरह के रख दिए हैं तो आप पूरा एक सिलेंडर जनरेट कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर हो जाएगा। तो समझने वाली बात यहाँ ये है कि एक ढेर सारे ग्रेन्स मिलके कोई भी शेप वो जनरेट किया जा सकता है उनसे। और इस तरह के जनरेटेड शेप्स को ही हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, जहां पर ग्रेनी नेचर विजिबल ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। As long as grainy nature is visible to us, it is called as a discrete distribution. अगर grainy nature आप देख पा रहे हैं, particles दूर दूर हैं, points दूर दूर हैं, तो आप उसको एक discrete system कहते हैं। और यदि grainy nature appear ना हो, भले ही वो छोटे छोटे चार्जेस से मिलके क्यों ना बना हो, मैक्रोस्कोपिक चार्ज, लेकिन अगर वो ग्रेनी नेचर को लूज कर दे अपने और कॉन्टिन्यूअस दिखे तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। और यहाँ पे एक बात जरूर बताऊंगा कि ऐसे केसेस में कैलकुलस का एप्लीकेशन जरूरी हो जाता है, जो आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस में देखेंगे। आगे देखते हैं। एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल one deals with charges that are enormous compared to the magnitude of charge E. ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम एनॉर्मस मतलब ढेर सारे बहुत बड़े चार्जेस साथ डील करते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सिंगल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E से कहीं ज़्यादा होता है। Since E is equal to 1.6 × 10⁻⁹ coulomb, a charge of magnitude say
1 microcoulomb contains something like 10 to the power 13 times the electronic charge। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका 10 टू पावर 13 टाइम्स चार्ज 1 म्यू कूलम्ब चार्ज के ऊपर होगा। At this scale, the fact that charge can increase or decrease only in units of E is not very different from saying that charge can take continuous values। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब चार्ज कॉन्टिन्यूस वैल्यूज ले रहा है, ना कि ई के फॉर्म में डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा है, क्योंकि ई के लेवल पे बढ़ना और घटना हम नोटिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि चार्ज अब बढ़ेगा तो 1 म्यू कूलम्ब से 2 म्यू कूलम्ब हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ई के टर्म्स में हम उसके इंक्रीज और डिक्रीज को फिलहाल नहीं देखने जा रहे हैं। लार्ज स्केल पे लिखा है एट दिस स्केल, यानी बड़े स्केल पे। Thus, at the macroscopic level, the quantization of charge has no practical consequence and can be ignored। आप देखिए जो भी लाइन है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगली लाइन बिल्कुल वही लिखी हुई है, तो ये अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आगे की बातें समझ में आती हैं। देखिए बिल्कुल वही बात यहाँ लिखी हुई है। Thus, at the macroscopic level, the quantization of charge has no practical consequence and can be ignored। At the microscopic level, where the charges involved are of the order of a few tens or hundreds of E, that is, they can be counted, they appear in discrete lumps and quantization of charge cannot be ignored। It is the scale involved that is very important। तो यही बात कही जा रही है कि यदि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप डिस्कस कर रहे हैं, कुछ 10 या 100 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आप क्वांटाइजेशन नेचर को, डिस्क्रीट नेचर को, ग्रेनीनेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू टेक इन अकाउंट। तो ग्रेनीनेस को, डिस्क्रीट नेचर को इग्नोर करना है या नहीं करना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस स्केल पे आप स्टडी कर रहे हैं, स्केल कौन सा इन्वॉल्व है। ये पूरे डिस्कशन में इतनी बातें क्लियर हो गई अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एंड क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।